किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के नासिक में कृषि प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार किसानों के हित में लगातार कई कल्याणकारी योजनाओं पर कर रही है काम। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली प्रजातियों के प्रचार प्रसार पर बराबर दे रही है जोर। स्वदेशी प्रजातियों से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देने में मिल रही है मदद। गुजरात के अहमदाबाद में 14वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो का भव्य शुभारंभ। 30 लाख से अधिक रंग बिरंगे फूलों से आकर्षक झांकियां की गई तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्लावर शो की आकर्षक तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की साझा। पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में घने कोहरे का रेड अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड में पाला पड़ने का अनुमान। समाचार अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की और उपस्थित किसान साथियों से संवाद किया। इस अवसर पर शिवराज ने कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन कर अपनी किसानों को शुभकामनाएं दी। शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार में किसानों को सशक्त बनाने के अनेक कार्यक्रम महाराष्ट्र में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान देश की शान है, वे समृद्ध और सशक्त हों। किसानों के कल्याण के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चौहान ने नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और किसानों सहित देशवासियों के कल्याण की कामना की। दर्शन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ में किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार कई कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है। किसानों के लिए एक नहीं अनेकों मौके मिलेंगे। हमारा लक्ष्य है, अभी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, तो एक उत्पादन बढ़े और किसानों की आय भी तेजी से बढ़े। किसान, गांव के गरीब भाई बहन, मेरी जितनी लाड़की बहनाएं हैं, लाडली दीदियां हैं, वो और समृद्ध हो और हम उनकी और ठीक ढंग से सेवा कर पाएं, यही प्रार्थना उनके चरणों में की है। गुजरात के अहमदाबाद में 14वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो का भव्य शुभारंभ हो चुका है। इस प्रतिष्ठित आयोजन में 30 लाख से अधिक रंग बिरंगे फूलों का उपयोग कर आकर्षक और कल्पनाशील झांकियां तैयार की गई हैं, जो देश विदेश से आए पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को खूब लुभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लावर शो की कुछ आकर्षक तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, अहमदाबाद का फ्लावर शो हर किसी का मन मोह लेने वाला है। ये क्रिएटिविटी के साथ साथ जन भागीदारी का अद्भुत उदाहरण है। इससे शहर की जीवंत भावना के साथ ही प्रकृति से उसका लगाव भी खूबसूरती से प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ ये देखना भी उत्साह से भर देता है कि कैसे इस फ्लावर शो की भव्यता और कल्पनाशीलता हर साल निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत सरकार ताजे पानी, खारे पानी और समुद्री क्षेत्रों में स्वदेशी मछलियों के प्रचार प्रसार पर जोर दे रही है। देश की विविध जलवायु और जलीय परिस्थितिकी में 2800 से अधिक स्वदेशी मछली और शंख जीव प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 917 प्रजातियां मीठे पानी से, 394 प्रजातियां खारे पानी से और 1548 प्रजातियां समुद्री हैं। इन प्रजातियों को बढ़ावा देने से न केवल खाद्य सुरक्षा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि जैव विविधता संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
धान के साथ साथ मछली पालन आजकल किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प बनकर उभर रहा है। एकीकृत मत्स्य पालन न सिर्फ पानी और जमीन का बेहतर उपयोग करता है, बल्कि उत्पादन बढ़ाने के साथ पर्यावरण के अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देता है। सरकार की योजनाओं के सहयोग से ये मॉडल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। भारत में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। आमतौर पर पूरे देश में धान की खेती 40 मिलियन हेक्टेयर से 44 मिलियन हेक्टेयर के बीच होती है। कई बार धान की कटाई के बाद किसानों को अगली फसल बोने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में किसान अगर धान के साथ मछली पालन करें तो वे अपनी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं। धान के खेत में मछली पालन पारंपरिक धान की खेती का एक उन्नत रूप है, जिसे एकीकृत मत्स्य पालन या धान मछली खेती के नाम से जाना जाता है। ये खेती करने का एक पर्यावरण अनुकूल तरीका भी है, जिसमें पानी और जमीन का सदुपयोग होता है। एकीकृत मत्स्य पालन के लिए निचली जमीन वाले खेतों का चुनाव किया जाता है। इस तरह के खेत में आसानी से पानी इकट्ठा रहता है। इसमें खेत में मेड़ बनाने की आवश्यकता होती है। खेत में पानी का स्तर 10 से 15 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए। ज्यादा गहरा पानी मछलियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। खेत में मौजूद कीड़े मकोड़े और जलीय पौधे मछलियों के लिए प्राकृतिक आहार का काम करते हैं। अतिरिक्त पोषण के लिए चावल की खोई, अनाज के टुकड़े, खमीर, सोयाबीन खली या सरसों की खली का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस खेती में मछलियों की सेहत पर नियमित निगरानी जरूरी होती है। बीमार या मरी हुई मछलियों को तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। धान की कटाई से पहले खेत में पानी का स्तर कम कर दे। इसके बाद मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल करें। धान के खेतों में सभी तरह की मछलियां नहीं पाली जा सकती। कम ऑक्सीजन वाले पानी में रहने वाली मछलियां ज्यादा उपयुक्त होती हैं। इसके लिए मांगुर, कतला, रोहू, मिर्गल, ग्रास कॉर्प, कॉमन कॉर्प और सिल्वर कॉर्प का चुनाव कर सकते हैं। स्थानीय मत्स्य विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लेकर अपने क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त मछली का चुनाव उचित रहेगा। विशेषज्ञों के अनुसार 1 हेक्टेयर खेत में 2000 से 3000 फिंगरलिंक छोड़ी जा सकती हैं। धान मछली खेती का एक बड़ा फायदा ये भी है कि मछलियों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ धान की फसल के लिए जैविक खाद का काम करता है। इससे फसल की गुणवत्ता तो बढ़ती ही है, साथ ही धान के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। सरकार भी इस पद्धति को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कई योजनाएं चला रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना शामिल है। इसके जरिए मत्स्य पालकों को वित्तीय सहायता, बीमा और तकनीकी मदद दी जा रही है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से मत्स्य पालन और जलीय कृषि को और सशक्त बनाया जा रहा है। धान के साथ मछली पालन किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने का एक स्मार्ट और टिकाऊ विकल्प बनकर उभर रहा है। शमीम अख्तर, किसान समाचार। झज्जर जिले के गांव मनीमपुर स्थित पुष्प एवं बीज उत्पादन तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र में किसानों के लिए बागवानी योजनाओं व उन्नत तकनीकों के माध्यम से फूलों की खेती विषय पर एक साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को फूलों की आधुनिक एवं लाभकारी खेती के लिए नवीनतम तकनीकी ज्ञान से सशक्त बनाना है। इस दौरान महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के विशेषज्ञों ने फूलों की फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन और विपणन मार्केटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI पूसा नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने किसानों को गेंदे के फूल उत्पादन, फूलों को संरक्षित खेती और फूलों से बिक्की व अन्य उत्पाद तैयार करने के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्र के संचालक व परियोजना अधिकारी डॉक्टर सुरेश चंद ने किसानों को खुले क्षेत्र व संरक्षित संरचनाओं में फूलों की उन्नत खेती के साथ साथ सरकार की विभिन्न बागवानी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी। और कश्मीर के कृषि निदेशक सरताज अहमद शाह ने श्रीनगर के लाल मंडी स्थित कृषि परिसर में किसान उत्पादक संगठनों पर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, संयुक्त निदेशक कृषि इनपुट, मशरूम परियोजना समन्वयक, PDO, ADO श्रीनगर, FPO योजना के लिए जिला नोडल अधिकारी और कश्मीर मंडल में पंजीकृत FPO के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर आधुनिक कृषि में FPO की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
उन्होंने कहा कि एफपीओ योजना किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए HADP के तहत की गई अभिनव पहलों में से एक है और ये कार्यक्रम का उद्देश्य एफपीओ की क्षमता निर्माण करना है। सरताज अहमद शाह ने संबंधित अधिकारियों को PFO के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करने और उनकी किसी भी समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का निर्देश दिया। संगम नगरी प्रयागराज में आज से पवित्र माघ मेले की शुरुआत हो गई है। पौष पूर्णिमा के प्रथम स्नान पर लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर माघ मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि सुबह 8 बजे तक करीब 6,50,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालु राज्य सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पे माघ मेला का प्रारंभ हो चुका है। कल्पवासी और श्रद्धालुओं के द्वारा सभी हमारे जो घाट हैं सभी पे स्नान चल रहा है। अभी हम लोग संगम पे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम भी है और हमारे PA सिस्टम्स भी सारे एक्टिव है, साइनेजेस हमारे सारे एक्टिव हैं और किसी तरह की कोई असुविधा जो है हमारे श्रद्धालुओं को नहीं हो रही है। और अभी तक सुबह 8 बजे तक लगभग 6,50,000 श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान कर लिया गया। देश के उत्तरी हिस्सों में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में घना कोहरा छाए रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में शीतलहर जारी रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे छाए रहने की संभावना जताई है। राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी तापमान गिरने से ठंड का कहर जारी है। IMD ने कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंचने की चेतावनी दी है। ठंड और कोहरे के चलते लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। और इस बीच दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि 7 तारीख तक दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री रहेगा, जो थोड़ा दिल्ली वासियों को परेशान कर सकता है। हालांकि आज राहत की खबर यह है कि दिल्ली में विजिबिलिटी पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। इंडिया से संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत सर्दी की चपेट में है। फिलहाल हमारी मौजूदगी इंडिया गेट पर है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले आज विजिबिलिटी इंडिया गेट पर काफ़ी बेहतर है। 31 तारीख और 1 तारीख को हमने देखा था कि इंडिया गेट जो है साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आज सुबह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि इंडिया गेट साफ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि 7 तारीख तक जो टेम्परेचर है वो मिनिमम टेम्परेचर 60 डिग्री रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 17 डिग्री तक रहने की उम्मीद नज़र आ रही है। हमारे साथ जो लोग हैं बातचीत करने के लिए, उनसे जानेंगे कि आखिर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, इंडिया गेट पर सुबह सुबह आए हैं, फिलहाल पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले सर्दी की बात करें तो कैसा महसूस हो रहा है? आज कंपेरेटिवली सर्दी कम है। अगर आप पिछले कुछ दिनों का टेम्परेचर देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बट सरप्राइजिंगली आज कम सर्दी है। जो मैंने नोट किया है कि पिछले कुछ सालों में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में बहुत ठंड होती थी, बट समहाउ इस साल उतनी ठंड नहीं है। फॉग भी नहीं है, क्लियर है। सुबह उठना कितना चैलेंज है और आप इंदिरापुरम से जिस तरह से सर ने बताया आए हैं, तो रास्ते में विजिबिलिटी कैसी रही? विजिबिलिटी अच्छी थी। बच्चों के साथ उठना तो ठंड में वैसे भी उठा जाता नहीं है ठंड में, पर लेकिन आजकल थोड़ा ठंड कम है 2-3 दिन से, तो उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी आज तो। पहले हमें लगा कि शायद बाहर ठंड होगी, पर जैसे बाहर निकले तो ठंड थी नहीं। अच्छा, आपका रनिंग ग्रुप है तो क्या टाइमिंग चेंज हो जाती है आप लोगों की, या फिर सर्दी जो है हौसलों पर जो है कोई भारी नहीं पड़ती? विजिबिलिटी के हिसाब से तो थोड़ा टाइमिंग चेंज हो ही जाती है, पर आज विजिबिलिटी ठीक थी तो हम 6 बजे वहाँ से निकल गए थे इंदिरापुरम से, 6:30 हम यहाँ पहुँच गए थे। बेटा आप बताओ, आप आगे आ जाओ, ये बताओ कौन सी क्लास में हो और सर्दी कितनी है दिल्ली में? मैं 2nd क्लास में हूँ। सर्दी ठीक ठाक है। सुबह उठना चैलेंज होता है? नहीं, कौन उठाता है सुबह? कोई भी नहीं। अपने आप उठ जाते हो? हाँ। जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, साफ तौर पर कहना है कि पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले आज सर्दी जो है थोड़ी सी कम है और दिखाई भी दे रही है कि विजिबिलिटी पिछले दिनों के मुकाबले कुछ बेहतर है। हालांकि आने वाले दिनों में देखना यही होगा कि दिल्ली NCR का जो मौसम है किस तरह से बना रहता है। और एक पुरानी कहावत है
कि ये दिल्ली की सर्दी है जनाब, यहाँ धूप भी अपॉइंटमेंट लेकर आती है। कैमरामैन गौरव के साथ देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश में मंडी भाव। भारत आज दुनिया के कॉफी व्यापार में एक अहम देश बन चुका है। कॉफी का निर्यात करने वाले देशों में भारत 5वें नंबर पर है और दुनिया के कुल कॉफी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी करीब 5% है। पिछले 4 सालों में भारत का कॉफी निर्यात करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर रिकॉर्ड 1.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के 1.29 अरब डॉलर के मुकाबले करीब 40% ज्यादा है। दुनिया में चल रही राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी भारत का प्रदर्शन काफी वैश्विक बाजार में अच्छा रहा। साल 2025 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान कॉफी निर्यात 1.07 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 15.5% ज्यादा है। भारत इंस्टेंट कॉफी की पैदावार और निर्यात का बड़ा केंद्र भी है। देश से होने वाले कुल कॉफी निर्यात में लगभग 38% हिस्सा वैल्यू एडेड कॉफी उत्पादों का है। भारत में कॉफी की खेती 13 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में होती है। हर क्षेत्र की कॉफी की अपनी अलग अलग पहचान है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पसंद किया जाता है। इन इलाकों को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला पारंपरिक कॉफी क्षेत्र, जिनमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल है। दूसरा गैर पारंपरिक क्षेत्र, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तीसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जिनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी इलाकों में कॉफी की खेती लोगों की रोजी रोटी का अहम जरिया है। यह खेती ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। कॉफी एक ऐसी बागान फसल है जो पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित और आर्थिक रूप से भी बहुत अहम है। कॉफी सेक्टर से 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें खेती, प्रोसेसिंग और व्यापार से जुड़े लोग शामिल हैं। इस क्षेत्र में छोटे किसानों की बड़ी भूमिका है। देश में कॉफी की लगभग 99% जोतें छोटे किसानों के पास हैं और वे कुल उत्पादन का करीब 70% हिस्सा पैदा करते हैं। इस वजह से कॉफी सेक्टर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मजबूत रीढ़ माना जाता है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी फसलों की बुआई में खासी तेजी देखने को मिल रही है। इस साल रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में 6.87 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। सबसे ज्यादा दलहनी फसलों में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दलहन का कुल कवरेज क्षेत्रफल 3.65 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, जिसमें चना सबसे आगे है। अकेले चने की बुआई में 4.66 लाख हेक्टेयर की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मसूर की खेती 17.6 लाख हेक्टेयर, उड़द की 36.6 लाख हेक्टेयर और मूंग 52,000 हेक्टेयर में बोया जा चुका है। वहीं तिलहनी फसलों को देखें तो चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, सूरजमुखी और कुसुम की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सरसों की रबी बुआई अब तक 87.8 लाख हेक्टेयर, कुसुम की 83,000 हेक्टेयर और सूरजमुखी की खेती 45,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। इसके अलावा मूंगफली की बुआई 2.77 लाख हेक्टेयर, तिल की 9,000 हेक्टेयर और अलसी की खेती 1.99 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। गेहूं, धान और मोटे अनाज की बात करें तो चालू रबी सीजन में साल 2025-26 के लिए रबी गेहूं की बुआई 322.68 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल से करीब 19,000 हेक्टेयर ज्यादा है। धान की रबी बुआई 14.9 लाख हेक्टेयर के पार जा चुकी है। वहीं कुल मोटा अनाज 49 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में बोया गया है, जो बीते साल के मुकाबले 10,000 हेक्टेयर ज्यादा है। कुल मिलाकर रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल बढ़कर 614.30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। आप देख रहे हैं डीडी किसान, मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
उत्तर प्रदेश में पपीते की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। साथ ही केले के बागों में उचित नमी बनाए रखें। यहां सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। उत्तर प्रदेश में टमाटर की रोपाई कर लें। इसके साथ ही फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इसी तरह ब्रोकली की रोपाई करें। वहीं पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। वहां गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। अभी मटर के खेत में निराई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। ओडिशा में धान की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। किसान मूंगफली की बुवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों की बुवाई करें। यहां प्याज की रोपाई कर लें। किसान पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह फूल गोभी की नर्सरी तैयार करें। ओडिशा में बैंगन की रोपाई कर लें। वहीं हरी मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की रोपाई करें। यहीं लहसुन की रोपाई कर लें। ओडिशा के किसानों के लिए पालक की रोपाई करने का समय उचित है। वहां मूंग की बुवाई कर सकते हैं। अभी उड़द की बुवाई करने के लिए समय उपयुक्त है। ओडिशा में मक्के के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय चने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहां के किसान अरहर की कटाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। डालते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेषों को भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में 1 सदी से अधिक समय बाद वापस लाए गए पिपरावा अवशेषों के साथ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और भारतीय संग्रहालय कोलकाता के संरक्षित पिपरावा के प्रमाणिक अवशेष और पुरातात्विक सामग्री भी प्रदर्शित की गई है। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने राज्य का दौरा करेंगे। भाजपा मालदा में बड़ी जनसभा की तैयारी कर रही है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूची में फर्जी या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम अवैध रूप से शामिल करने के आरोपी 5 निलंबित राज्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर निर्वाचन आयोग और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच विवाद तेज। निर्वाचन आयोग ने TMC की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें पार्टी के बूथ स्तरीय एजेंटों को मतदाता सूची के मसौदे पर दावों और आपत्तियों की सुनवाई सत्रों में भाग लेने की अनुमति देने की अपील की गई थी।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। अब तक मुठभेड़ वाली जगहों से 14 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें बीजापुर जिले से 2 और सुकमा से 12 माओवादियों के शव मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक छात्रा के साथ रैगिंग का मामला सामने आया। धर्मशाला डिग्री कॉलेज में रैगिंग, प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न से टूटी 19 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में 4 छात्राओं और एक प्रोफेसर के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन पिता विक्रम सिंह समेत पीड़ित परिवार कॉलेज और पुलिस पर सवाल उठा रहा है। भगवान श्री राम जन्मभूमि की तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। जल्द ही भक्तों को यहां कर्नाटक से आई भगवान राम की स्वर्ण और रत्न जड़ित प्रतिमा के साथ ओडिशा के स्वर्ण धनुष के दर्शन होंगे। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।